कैसे हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और जो यूनिट है वो है 5.1 और जो ये चैप्टर है वो है हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय मॉस्किटोज। तो स्टूडेंट मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो पहले ही कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट ये वर्ड जो है वो तमाम के तमाम चैप्टर से रिलेट करते हैं, तो आपको जो है समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये तमाम वर्ड जो है वो चैप्टर से ही रिलेट और चैप्टर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन देन। देखें स्टूडेंट यहाँ पर आपको चंद वर्ड दिए हुए हैं, आपने जो है टेक्स्ट पढ़ना है यानी आपने चैप्टर पढ़ना है और इन वर्डों को जो है वो अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ जो है आपने जो है इन वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स लिखने हैं। मीनिंग जो लिखेंगे वो आप इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं जो है आपको इसके मायने उर्दू में भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप पहली इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें दूसरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो चले ये भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट अगली जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको ये दी हुई है कि नेक्स्ट वर्क विद अ पार्टनर एंड ट्राई टू गेसेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड the meanings of all these words. Check your answers from the glossary given at the end of this book. देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने अपने दोस्त के साथ काम करना है, यानी जो आपका दोस्त आपके साथ बैठा हुआ हो या जिसे आपने पार्टनर बनाया हुआ हो उसके साथ जो है आपने काम करना है और इन तमाम के जो वर्ड्स के मायने हैं वो आपने जो है सोचने हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। यानी जो यहाँ पे आपको पैरासाइट लिखा हुआ है इसके क्या मायने हो सकते हैं ये आप दोनों ने मिलके जो है वो सोचना है और जो है बिल्कुल वो मायने लिखने हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट यानी जो चैप्टर से रिलेट करते हो। कोई भी ऐसा मायना नहीं लिखना है जो कि चैप्टर से रिलेट ना करता हो, क्योंकि इंग्लिश में जो है एक वर्ड के बहुत सारे मायने होते हैं। तो आपने वो मायने लिखने हैं जो कि चैप्टर से रिलेट करते हो और फिर जो है आपने आखिरी में क्या, जब आप ये सारे मायने लिख लेंगे तो आपने ग्लॉसरी से चेक करना है कि आपने ग्लॉसरी से देखना है कि आपने मायने सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो है इसके इंग्लिश में मायने लिखने हैं और मायने जो है आप उर्दू में नहीं लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, लेकिन मैं आपको उर्दू में बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलें अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखें स्टूडेंट आपको जो पहला मायना दिया हुआ था यानी जो पहला वर्ड जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था पैरासाइट। तो इसके जो उर्दू में मायने होते हैं वो होते हैं मुफ्तखोर। तो चलें इसके इंग्लिश में मायने देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। एन एनिमल और प्लांट डेट लीव ऑन और इन अनदर एंड गेट इट्स फूड फ्रॉम इट। देखें स्टूडेंट इसके जो है मायने उर्दू में वो तो है मुफ्तखोर और इंग्लिश में भी इसके कुछ इसी तरह के मायने होते हैं कि वो जानवर या वो पौधे जो दूसरे पौधों पर रहते हों या जो दूसरे जानवरों पर रहते हों। जैसे मच्छर जो हो गया वो आपके जो है हाथ पर आके खाना हासिल करता है यानी आपके हाथ से खून पीता है, तो वो क्या हुआ, वो एक पैरासाइट हुआ। यानी वो जो है वो मुफ्तखोर हुआ क्योंकि वो आपके हाथ में आता है और खून पीता है और आपके जिस्म से जो है वो खून को जो है अपने अंदर लेता है। तो ये जो है मुफ्तखोर होता है पैरासाइट के मायने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे कि पैरासाइट उन पौधों या उन जानवरों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो दूसरे पौधों या जानवरों से जो है वो खाना हासिल करते हों या उन पर रहते हों। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलें अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है ट्रांसमिटेड। तो इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं मुंतकिल करना। देखिए स्टूडेंट आपको जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ होगा ना वो भी कुछ इसी तरह के मायने होंगे, लेकिन वो जो है आपको थोड़ा और खुल के एक्सप्लेन कर दिया होगा, एक एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ट्रांसमिटेड के मायने जो होते हैं वो मुंतकिल करना यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो चलो अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। टू पास समथिंग फ्रॉम वन पर्सन प्लेस और थिंग टू अनदर, यानी किसी चीज़ को या किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यानी जैसे आपने मोबाइल लिया एक इंसान से और दूसरे इंसान तक पहुंचा दिया, तो ये आपने क्या किया, ट्रांसमिटेड किया। या आपको खुदा न खास्ता किसी को बीमारी थी और उसने जो है एक इंसान से वो बीमारी ली, यानी एक इंसान से बीमारी उसको लगी और उसने दूसरे को पहुंचा दी, तो एक चेन बन गई। तो ये क्या अमल हुआ, ट्रांसमिटेड, यानी एक इंसान से लेना दूसरे इंसान में पहुँचा देना। जैसे कि मच्छर करता है, एक इंसान की बीमारी यानी मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया, वो दूसरे इंसान को लगा देता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप ट्रांसमिटेड के मायने समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है।
स्टूडेंट हमारा जो अगला वर्ड है वो है सलाइवा, और ये होता है थूक, यानी थूक जो आपके मुंह में आ रहा होता है इसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा इंग्लिश में, और ये थूक होता है। तो स्टूडेंट इंग्लिश में जो लिखा है वो ये लिखा है कि लिक्विड प्रोड्यूस इन द माउथ डैट हेल्प वन सैलो एंड डाइजेस्ट फूड, यानी वो लिक्विड यानी जो हमारे मुंह में मौजूद होता है ये भी एक लिक्विड ही होता है थूक। तो ये लिक्विड जो है वो मदद करता है हमें खाने को डाइजेस्ट करने में, यानी खाने को निगलने में। अगर जो है आपने देखा होगा कि अगर आप कोई लिक्विड चीज़ लेते हैं यानी आप लिक्विड चीज़ पीते हैं, यानी कोई लिक्विड वाली चीज़ अगर आप लेते हैं तो वो आप आसानी से खा लेते हैं या आसानी से जो है अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई रूखी चीज़ खाएं जिसमें पानी ना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है आपको अपने पेट में ले जाने के लिए। तो इसीलिए जो है सलाइवा मदद करता है आपको जो है रूखी चीज़ों को खाने में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला मायना देख लेते हैं। स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है क्लोथ, यानी जमना। इसके जो उर्दू में मायने होते हैं जम जाना, यानी जैसे कोई पानी है वो जम गया या आपके हाथों में खून जम गया तो इसको कहते हैं क्लोथ। तो देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश में क्या मायने हैं। अ क्लम्प फॉर्म्ड इन द ब्लड विच स्टॉप और डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी आपके जिस्म में खून का जम जाना, आपके घर में कुछ चीज़ जम जाना, तो इसे आप कहेंगे क्लोथ। और जैसे कि आपको पता है कि मच्छर काट लेता है मलेरिया का तो जिस्म में जो हल्के हल्के खून जमा होने लग जाता है यानी जमने लग जाता है, जिससे सेरिब्रल मलेरिया भी हो जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप इसके मायने समझ गए होंगे। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारा जो अगला वर्ड है वो है चिल्स। तो इसके मायने तो आपको पता होंगे, बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है, लेकिन इसके मायने होते हैं ठंड, यानी ठंडा लगना, यानी किसी चीज़ का जो है आपको सर्द महसूस होना। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, तो यानी आपको जो है ठंडी महसूस होना, यानी आपको सर्दी महसूस होना। जैसे आपको सर्दी के मौसम में सर्दी महसूस होती है तो इसे हम बोलते हैं चिल्स। तो चिल्स का मतलब होता है ठंड महसूस होना। तो स्टूडेंट जो मायने उर्दू में लिखे हुए हैं उसी के जो है इंग्लिश में भी वैसे ही मायने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जैसे ट्रांसलेट करना होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं जो कि हमारे पास वर्ड नंबर 6 है। स्टूडेंट हमारे पास जो छठा वर्ड है वो है कॉन्स्टिपेशन, और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं कब्ज। इसको हम उर्दू में बोलते हैं कब्ज, और पेट में जो है ये बीमारी हमारे होती है। तो देख लेते हैं कि उर्दू में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। नॉट एबल टू डिस्चार्ज सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी अगर आपको कब्ज हो जाता है तो आपके जिस्म में जो फुसरा मौजूद होता है, फुसला यानी जो ख़राब चीज़ मौजूद होती है, आप जो है उसे जो है खारिज नहीं कर पाते, यानी आप उसे डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, यानी आप उसे ज़ाया नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपको मुश्किलात होती हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की बीमारी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं जो कि हमारा 7वां वर्ड है। स्टूडेंट हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है डिसफंक्शन, और इसके जो मायने हैं वो है सही काम ना करना, यानी किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। जैसे आपका मोबाइल डिसफंक्शन हो जाए यानी वो सही काम ना करे, मसले मसाइल करे। तो इंग्लिश में इसके मायने देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रॉब्लम इन द वर्किंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह के मायने लिखे हुए हैं कि किसी जिस्म के हिस्से का सही तरह से काम ना करना, यानी खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जिससे जो है उसके जिस्म के कुछ हिस्से डिसफंक्शन हो जाए, जैसे कि मलेरिया में किडनी डिसफंक्शन का खतरा रहता है। तो ये जो है हमारे पास कहलाता है डिसफंक्शन, यानी ख़राब होना। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। डिसफंक्शन का मतलब होता है सही काम ना करना, यानी चीज़ जो है मसले करती है और सही अपनी तरह जो उसका वर्क होता है उसे प्रॉपर्ली कर नहीं पाती है। तो चलिए अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिसोरिएंटेशन, और इसके जो उर्दू में मीनिंग है वो है चकराना, यानी खड़े खड़े चक्कर आ जाना या बैठे हुए लेटे हुए जो है चक्कर आ जाना, और सर जो है घूमने लगना, पूरी दुनिया जो है आपके आंखों के सामने घूमने लग जाए। जैसे कि चक्कर जो है ये हर कॉमन बीमारी, हर किसी को चक्कर जो है वो महसूस होते हैं। अगर वीकनेस हो तो जो है इंसान समझ सकता है कि चक्कर कैसे आते हैं। तो जो है सर में जो है ये आते हैं और सर में ये महसूस होते हैं। और इसके जो इंग्लिश में मायने वो ये है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी आपको जो है डायरेक्शन नहीं पता चलेगी कि आप किधर खड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आप जो है नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और अगर आपको एकदम से चक्कर आ जाए यानी आपका सर घूमने लग जाए, तो आप उस वक्त प्रॉपर्ली नहीं बता पाएंगे कि आप नॉर्थ की तरफ खड़े हुए हैं, क्योंकि आपके सामने तो हर चीज़ जो है एक तरफ से दूसरी तरफ घूमने लग जाएगी, आपका सेंस जो है वो डाइवर्ट होने लग जाएगा। तो चक्कर आने में अक्सर यही होता है कि इंसान जो है डायरेक्शन भटकने लग जाता है और वो गिर भी जाता है इस चक्कर में। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप 8वें का मतलब समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और आपको लेक्चर अच्छा लगे तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कीजिएगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हमें आगे क्या वर्ड दिया हुआ है। स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ट्रांसफ्यूजन, यानी इसके जो उर्दू में मायने होते हैं वो होते हैं कि एक इंसान का खून दूसरे इंसान को लगाने का अमल। यानी आपको पता है ना,
एक इंसान के अंदर अगर खून की कमी हो जाए या उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसको कोई बीमारी हो जाए तो दूसरा इंसान जो है उसे खून डोनेट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफ्यूजन। और इसके इंग्लिश में जो मायने लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं कि पुटिंग ऑफ वन पर्सन ब्लड इन टू अनदर पर्सन ब्लड। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है कि एक इंसान का खून दूसरे इंसान के लगाया जा सकता है, बस उसका जो है ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा तो नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो अमल होता है जिसमें एक इंसान का खून दूसरे इंसान को लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो है ज़्यादातर वो इस्तिलाहें यानी वो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मेडिकल से रिलेट करते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और आप जो है चीज़ों को और अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के हैं तो फिर भी आप इन वर्डों को जान लीजिए, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड हैं और आम लाइफ में भी इस्तेमाल होते रहते हैं। अच्छा है अगर आप इन वर्डों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि लगेगा कि आपने पढ़ा है। तो चलें स्टूडेंट, अपना 10वां वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो 10वां वर्ड है वो है एंटीबॉडीज़, और इसका जो मायने होते हैं वो होते हैं ज़िद जीसत, यानी जिस्म में ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि बीमारियों से खुद ब खुद लड़ते हैं, तो उन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो चलें अब इसे देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। सब्सटेंस इन द बॉडी, सब्सटेंस इन द ब्लड दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज़, यानी हमारे जो ब्लड है यानी खून में ऐसे सब्सटेंस अल्लाह ताला ने रखे हैं जो कि बीमारी से खुद ब खुद लड़ते हैं बगैर किसी दवाई के। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे ये ख़त्म होने लग जाए तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेगा और जो है उसको काफ़ी तकलीफ़ महसूस होगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। अब अपना 11वां वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो 11वां वर्ड है वो है इम्यून, यानी महफूज रहना, यानी महफूज रखने का जो अमल होता है, यानी इंसान एक महफूज रहता है बीमारी से, उसे कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। तो अब इसको देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। कैन नॉट बी हार्म्ड बाय अ डिजीज बिकॉज द बॉडी हैज़ डिवेलप द एबिलिटी टू फाइट इट, यानी इसमें लिखा हुआ है कि जिस्म जो है वो महफूज रहता है बीमारियों से क्योंकि बॉडी जो है एक अमल करती है, यानी एक अमल से गुजरती है जिसमें वो अपने अंदर इम्यून को जो है वो डेवलप करती है, जिससे इंसान बीमार नहीं होता है या उस बीमारी से, उस पर्टिकुलर बीमारी से जो है बच पाता है। तो ये जिस्म के अंदर एक सलाहियत ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं अपना 12वां वर्ड। स्टूडेंट, हमारे पास जो 12वां वर्ड है वो है रेस्पायरेटरी, और इसके जो मायने होते हैं उर्दू में होते हैं सांस लेने का अमल, यानी आप जो ये सांस लेते हैं और खींचते हैं और इसे रिलीज़ करते हैं, इजेक्ट करते हैं, तो ये जो सिस्टम, ये जो अमल कहलाता है ये सांस लेने का अमल कहलाता है। और यहाँ पे मायने भी कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, ब्रीथिंग रिलेटेड, यानी सांस लेने से मुताल्लिक जो है ये अमल होता है रेस्पायरेटरी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना आखिरी वर्ड देख लेते हैं, स्टैग्नेंट, बेहरकत, यानी रुका हुआ होना। पानी जैसे कोई पानी जैसे कहीं है, मौजूद है और वो रुक जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टैंडिंग इन वन प्लेस, नॉट फ्लोइंग और मूविंग, यानी स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुक जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करना। और पानी जब कहीं रुक जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ये तमाम वर्ड समझ गए होंगे, और बकिया जो वर्ड है वो आप ग्लॉसरी से देख सकते हैं। एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, तो ग्लॉसरी देखना जो है मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आप जो है ग्लॉसरी से वो वर्ड देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको ग्लॉसरी देखना नहीं आता तो आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मैं आपको ग्लॉसरी के बारे में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और फिर भी कोई क्यूरी हो या कोई गलती रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।